हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र शर्मा है। मैं आज आपको कुछ केस लॉ के बारे में बताऊंगा, जिसके अंतर्गत कॉमन केस लिस्ट बनाई है, जिसके अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21, 32, PIL जनहित याचिका जिसे कहा है, एंड लीगल एड, जिसके अंतर्गत ये कॉमन कुछ केस है जिसमें विद्यार्थियों का हमेशा ये प्रश्न बना रहता है कि ऐसे कुछ केसेस हो जो इनका उपयोग सब जगह हो सके। तो ये मैंने कुछ कॉमन केस निकाले हैं जिनका उपयोग हर जगह, जिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21, 32, इसके साथ जनहित याचिका जिसे PIL का है, एवं लीगल एड विधिक सहायता, इन सभी जगह पर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार राज्य का वाद है, AIR 1974, सुप्रीम कोर्ट 1143। सेकेंड, AMH हॉस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1978, सुप्रीम कोर्ट 1548। तीसरा है शीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1983, सुप्रीम कोर्ट 378। चौथा केस DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, AIR 1997, सुप्रीम कोर्ट 610। तो ये कुछ कॉमन केस निकाले गए हैं जिसके अंतर्गत आप इन केस को यदि याद कर लेते हैं, लिखते हैं, तो इन केसेस को आप सभी जगह उपयोग कर सकते हैं। जनहित याचिका में भी कर सकते हैं, आर्टिकल 21 में कर सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 में कर सकते हैं, और साथ ही साथ विधिक सहायता जिसे लीगल एड कहा गया वहाँ पर भी इनका उपयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले हुसैन आरा खातून का केस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का है। इसके अंदर यदि देखें तो यहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष वाद में अभी निर्धारित किया गया था कि निःशुल्क विधिक सहायता एवं सहायता उचित तथा तर्कसंगत प्रक्रिया का एक आवश्यक रूप है, जो कि अभियुक्त को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में प्राप्त है। तो ऐसे अभियुक्त के लिए जो कि निर्धनता के कारण स्वयं की पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाना आवश्यक है। तो ये केस ला जनहित याचिका पर रहा, तो इसमें भी बताया कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जाएगी। सेकेंड केस ला के बारे में यदि बात करें, जिसे AMH हॉस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, AIR 1978, सुप्रीम कोर्ट 1548। इस केस ला में भी माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने प्रश्न था कि कारागार में बंदियों की समुचित विधिक सहायता दिए जाने हेतु निर्देश दिए गए थे, जिसके अंदर बताया गया था कि कारावास की सज़ा से दंडित किए गए अभियुक्त को दंडादेश देते समय न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जाए। बंदी के द्वारा अपील तथा पुनरीक्षण याचिका दायर की जाने की दशा में जेल प्रशासन के द्वारा उसे हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तीसरा, यदि अभियुक्त निर्धन तथा अंकिंचन हो तो न्यायालय उसे प्रतिरक्षा हेतु अभियुक्त की सेवाएं उपलब्ध कराएगा। चौथा, निर्धन अभियुक्त के लिए नियुक्त अधिवक्ता की फीस का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे भी देखें तो इस केस ला में भी निःशुल्क विधिक सहायता, आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, और आगे जनहित याचिका के माध्यम से ही लगा था। आगे और यदि इसमें देखें अगला केस ला के बारे में हम स्टडी करें, शीला वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1983, सुप्रीम कोर्ट 378। तो इस याचिका में भी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या अभिरक्षा में रखे गए निर्धन बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान न की जाने में अनुच्छेद 14 तथा 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इसका सकारात्मक उत्तर देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया था कि निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाना न्याय का अभिन्न भाग है, और जहां ऐसा न किया गया हो तो इसके लिए न केवल न्यायालय का हनन होता है, अपितु प्रजातंत्र के द्वारा विधि सम्मत शासन, रूल ऑफ लॉ की नींव ही हिल जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे भी देखें
तो इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधिक सहायता, निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की जनहित याचिका के प्रश्न का निराकरण किया। आगे हम अगला केस देखते हैं। डी.के. बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 1974, 1997, सुप्रीम कोर्ट 610। अब इसके अंदर यदि देखें तो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न था कि पुलिस के द्वारा अपनी कार्यप्रणाली का गलत उपयोग किया जाता है और यातनाएं दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को पकड़ा गया और उसे यातना दी जाती है तो मानव अधिकार का हनन होता है। पुलिस हिरासत में यातना के संबंध में अपने दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने यहाँ पर 11 सूत्री सिद्धांत कुछ प्रतिपादित की है और बताया कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो जो व्यक्ति पुलिस अधिकारी अपने ओहदे, नेम प्लेट, बिल्ला लगाकर अपनी पहचान बताना आवश्यक है। गिरफ्तार करते समय गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति के परिवार के किसी भी सदस्य तथा गिरफ्तार के स्थान के किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को साक्षी के रूप में उपस्थिति में गिरफ्तार मेमो तैयार किया जाना, जिस पर गिरफ्तार दिनांक, समय अंकित हो तथा मेमो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के द्वारा प्रति हस्ताक्षर होना आवश्यक है। तीसरा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के रिश्तेदार या मित्र को तत्काल सूचना दी जाए। चौथा, गिरफ्तार की जानकारी संबंधित पुलिस थाने के पटल पर चस्पा की जाना अनिवार्य। गिरफ्तार के समय गिरफ्तारी के लिए व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण कराना जाना आवश्यक है। गिरफ्तार की इत्तला इलाके के मजिस्ट्रेट को भेजी जाना चाहिए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पूछताछ के समय उसके वकील या अधिवक्ता से परामर्श करने की सुविधा दी जाना चाहिए। गिरफ्तार के 8 से 12 घंटे के अंदर इसकी सूचना स्थानीय विधिक सहायक संगठन के माध्यम से हिरासत में लिए गए व्यक्ति के परिवारजनों या मित्रों को भेजी जाना अनिवार्य होगा। उनकी पुष्टि पुलिस डायरी, जिसे रोजनामचा कहते हैं, उसमें इंदराज की जाएगी। गिरफ्तार की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को 12 घंटे के अंदर दे दी जानी चाहिए और पुलिस कंट्रोल रूम के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाना चाहिए। तो न्यायालय ने पुलिस विभाग को सचेत करते हुए अपने निर्णय में कहा कि उपयुक्त नियमों के अनुपालन में व्यतिक्रम या लापरवाही बरती तो दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और न्यायालय की अवमानना से भी दंडित किया जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यक्ति की प्राण और देह स्वतंत्रता आर्टिकल 21 के बारे में जनहित याचिका जो की PIL लगी आर्टिकल 32 के अनुसार निराकरण किया और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार लगभग सभी वादों में आर्टिकल 21, आर्टिकल 32 के साथ साथ ही PIL जनहित याचिका व विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में अपने निष्कर्ष दिए। तो मैंने आपको आज इस प्रकार समझाने का प्रयास किया कि ये कॉमन केस लॉ की लिस्ट है, जिसके अनुसार आप इस केस की अच्छी तरह स्टडी करके इसको आप सभी जो मैंने पूर्व में बताए हैं उस अनुसार आप इसको सभी जगह लिख सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनका विस्तृत वर्णन करके बताऊंगा। धन्यवाद।